हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTTP के स्टेटलेस नेचर के बारे में। स्टेटलेस नेचर क्या है, इन चीज़ों को समझेंगे और HTTP को स्टेटलेस क्यों बनाया गया है, इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। राइट, इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे जब HTTP एक स्टेटलेस है तो हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं, यूज़र को लंबे समय तक याद रखते हैं। राइट, तो इन सारी चीज़ों को आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और ये एक फाउंडेशनल वीडियो होने वाला है जहाँ पे आप ये समझोगे कि HTTP स्टेटलेस होने के बावजूद भी कैसे यूज़र को मैनेज करता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये समझना कि HTTP स्टेटलेस है कैसे और क्यों। राइट, तो अगर मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को डेप्थ में समझाने की कोशिश करूँ तो जब भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शंस बनते हैं तो वो एक रिसोर्स लेता है। राइट, तो इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा समझो तो क्लाइंट तो बहुत सारे हैं, क्लाइंट तो हज़ारों की संख्या में है, लेकिन सर्वर एक है जो सारे क्लाइंट को हैंडल करता है। राइट, तो जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक लंबे समय तक कनेक्शंस मेंटेन रहेगा तो सर्वर की भी तो अपनी एक लिमिटेशंस हैं, वो भी अपने लिमिटेशन से ऊपर जाके एक कनेक्शंस को नहीं बना सकता है क्योंकि उसके रिसोर्स फाइनाइट अमाउंट में होते हैं। राइट, तो जब हम TCP कनेक्शन बनाते हैं जो कि HTTP का लोअर लेवल कनेक्शन होता है, राइट, और TCP के ऊपर ही HTTP फॉर्म होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मेरा पीछे का वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने इसके बारे में डिटेल में बात किया हुआ है। ठीक है, तो जब हम TCP कनेक्शन बनाते हैं किसी भी क्लाइंट का तो हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कनेक्शंस ही होल्ड करके रख सकते हैं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर्वर के पास एक लिमिटेड रिसोर्स होती है और हर कनेक्शंस कुछ ना कुछ रिसोर्स ले रहा होता है। तो इसीलिए जब HTTP प्रोटोकॉल बना तो उसको इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया कि हम स्टेटलेस तरीके से इस कनेक्शन को मेंटेन करें। राइट, तो यहाँ पे जब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है तो वो TCP के ऊपर भेजता है। तो जैसे ही एक रिक्वेस्ट गया क्लाइंट से सर्वर की ओर तो उससे पहले हमारा TCP कनेक्शंस ऑलरेडी बना होता है और उसी TCP कनेक्शंस पे हम HTTP को फॉर्म करते हैं, यानी HTTP को भेजते हैं। राइट, तो HTTP का एक रिक्वेस्ट गया, वो अपना वर्क किया पीछे सर्वर कुछ, और उसके बाद उसने एक रिस्पॉन्स सेंड किया। राइट, तो HTTP पूरी तरीके से स्टेटलेस होता है। तो जब हम HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजते हैं तो उसके पीछे TCP कनेक्शंस होते हैं और उस TCP कनेक्शंस के ऊपर HTTP का रिक्वेस्ट फ्लोट करता है। राइट, तो HTTP का रिक्वेस्ट गया, उसके बाद रिस्पॉन्स आया, लेकिन किसी भी तरीके का स्टेट सर्वर मेंटेन नहीं करता है। अब जब स्टेट मेंटेन नहीं होगा तो हम यूज़र को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? जब यूज़र सेकंड रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यही वो यूज़र है जो ऑथेंटिक यूज़र है जो इस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है? क्योंकि HTTP तो स्टेटलेस होता है और स्टेटलेस होने का रीज़न इसका बस यही है कि हम बहुत सारे क्लाइंट को मैनेज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ढेर सारा क्लाइंट हमारे सर्वर मैनेज कर सके। राइट, और TCP कनेक्शन की तरह अगर हम HTTP को भी स्टेटफुल बना दें, जिसके कारण होगा क्या कि बहुत सारे क्लाइंट को सर्वर मैनेज नहीं कर पाएगा क्योंकि TCP कनेक्शंस कुछ ना कुछ रिसोर्स लेता है। वैसे ही अगर हम HTTP को भी स्टेटफुल बना दें तो वो भी एक रिसोर्स इंटेंसिव हो जाएगा ना। अब सवाल ये आता है कि जब HTTP स्टेटलेस है तो हम स्टेट को मेंटेन कैसे करते हैं? राइट, और क्या हम सर्वर के ऊपर ही स्टेट मेंटेन करते हैं? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं एक और सिनेरियो से आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस आर्किटेक्चर को अगर आप देखो तो यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स है और मल्टीपल सर्वर है। तो एक एज्यूम करो कि बहुत सारे सर्वर की ज़रूरत पड़ रही है हमें क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट को हमें हैंडल करना है। क्योंकि एक क्लाइंट की फिर भी एक लिमिटेशन है, हो सकता है वो स्टेटलेस हो, राइट, लेकिन फिर भी अपनी उसकी एक लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर हमारे पास क्लाइंट बहुत सारे हों तो हमें हॉरिजॉन्टल स्केल करना पड़ता है सर्वर को। हमने फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली स्केल किया, हमने मल्टीपल सर्वर के इंस्टेंस चलाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाइंट A है वो सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। राइट, तो उसको यहाँ पे S1 सर्वर से कनेक्शंस मिलता है पहली बार, तो यहाँ S1 सर्वर से वो कनेक्ट हो जाता है। अब ये जो लोड बैलेंसर है इसका काम है कि जो रिसोर्स खाली हो उसके हिसाब से उस सर्वर पे अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो जो सबसे पहला हमारा क्लाइंट है वो S1 पे कनेक्ट करता है और S1 पे कनेक्ट करने के कारण उसका जो ऑथेंटिकेशन होता है वो S1 से होता है। राइट, आप ऐसे समझ लो कि वो लॉगिन करता है, वो S1 से लॉगिन करता है। ठीक है, तो जब वो S1 से लॉगिन करता है वो कुछ रिसोर्स को यूज़ करता है और कुछ समय के बाद जब उसका इंटरनेट चला जाता है या किसी तरीके से, या फिर वो आइडल स्टेट में हो जाता है या फिर अपने इंटरनेट को बंद कर लेता है, तो उसका जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाता है। राइट,
तो जब क्लाइंट ए ने इस S1 सर्वर पर ऑथेंटिकेशन किया था और ऑथेंटिकेशन होने के बाद जो डिटेल सेव हुआ था वो इसी सर्वर पे हुआ था, तो कुछ समय के बाद जब क्लाइंट ए दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो लोड बैलेंसर उसको राउट कर देता है S2 सर्वर पे। अब ये S2 सर्वर पे क्यों राउट करता है? ये इसलिए करता है कि हो सकता है S1 पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट ऑलरेडी कनेक्टेड हों। तो इस केसेस में क्या होगा कि जब हम क्लाइंट को S2 सर्वर पर राउट कर देंगे तो उसको S1 के डिटेल्स तो मिलेंगे ही नहीं, राइट। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को S2 सर्वर दोबारा लॉग इन करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे देखो तो S2 यूज़र का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब S1 के पास सारी क्रेडेंशियल सेव हैं और S2 के पास इसी पर्टिकुलर क्लाइंट का रिक्वेस्ट राउट हो जाता है तो उस डिटेल्स को ये एक्सेस नहीं कर पाता है। तो हम करते क्या है, हम कैसे ऑथेंटिकेशन मैनेज करते हैं, हम कैसे यूज़र के स्टेट को मेंटेन करते हैं, इन चीज़ों को अब समझ लेते हैं, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा डेटाबेस। और डेटाबेस में हम करते क्या है, डेटाबेस में हम यूज़र की डिटेल्स को सेव करके रखते हैं। तो क्लाइंट चाहे S1 से कनेक्ट हो या S2 से कनेक्ट हो, हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस में लुकअप करते हैं। डेटाबेस में देखते हैं कि पर्टिकुलर टेबल में क्या यूज़र ऑलरेडी लॉग इन है, यूज़र की इंफॉर्मेशन सेव है। अगर वो यूज़र अवेलेबल है तो हम उसको उस पर्टिकुलर रिसोर्स का एक्सेस दे देते हैं। अब इस केसेस में होता क्या है कि चाहे इस सर्वर पे यूज़र का रिक्वेस्ट आ रहा हो, S2 सर्वर पे यूज़र का रिक्वेस्ट आ रहा हो या S3 सर्वर पे यूज़र का रिक्वेस्ट आ रहा हो, अब क्योंकि तीनों सर्वर कहीं ना कहीं डेटाबेस से कनेक्टेड है, तीनों और सर्वर यूज़र को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो इसीलिए हम डेटाबेस के थ्रू हम इन पर्टिकुलर यूज़र के इन्फॉर्मेशन को देख के और रिस्पॉन्ड को सेंड करते हैं, राइट। अब बात ये आता है कि कैसे हम ऑथेंटिकेशन और जो इस तरीके के कोड होते हैं इसको मैनेज करते हैं। तो हम करते क्या हैं कि डेटाबेस में होता है एक टेबल। अगर आप मोस्टली लॉगिन और ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक होता है सेशन करके टेबल। सेशन टेबल में करते क्या हैं, हम किसी पर्टिकुलर यूज़र आईडी के करस्पॉन्डिंग एक टोकन जनरेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूज़र आईडी 1 है और इसके करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रिंग या कह सकते हो कि टोकन जनरेट करते हैं जो अजीब तरीके से एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो अब हम करते क्या है कि जैसे ही क्लाइंट ए लॉगिन करता है, चाहे वो S1 सर्वर के थ्रू करे, S2 सर्वर के थ्रू करे या S3 सर्वर के थ्रू करे, जब क्लाइंट लॉगिन करता है तो हम सर्वर के ऊपर ही एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि हम एक टोकन जनरेट करते हैं। इसे आप JWT टोकन भी कहते हो, सेशन टोकन भी कहते हो, ऑथ टोकन भी कहते हो, किसी भी तरीके आप टोकन कह सकते हो। एक टोकन जनरेट करते हैं, उस टोकन को क्या करते हैं, उस टोकन को हम डेटाबेस में सेव करते हैं, राइट। और न केवल हम डेटाबेस में सेव करते हैं बल्कि हम उस पर्टिकुलर टोकन को रिटर्न भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टोकन है इसे ना डेटाबेस में केवल सेव करते हैं बल्कि इस टोकन को हम रिटर्न करते हैं क्लाइंट के पास भी। अब होगा क्या इस सिनेरियो में कि जैसे ही हमने ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया और ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के साथ जो हमने टोकन जनरेट किया वो ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस में सेव है और वही सेम टोकन हमारे पास क्लाइंट पे रिटर्न करते हैं। अब इस सिनेरियो में होता क्या है कि या तो हम उसके कुकीज़ में सेट करते हैं, राइट, या फिर हम उसको एज ए रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। उसके बाद क्लाइंट क्या करता है कि हर अगले रिक्वेस्ट में, क्योंकि वो ऑथेंटिकेशन हो चुका है, राइट, तो हर अगले रिक्वेस्ट में ये टोकन सर्वर को भेजता है। अब ये सर्वर एक्सेप्ट भी करता है। अगर वो सर्वर के पास टोकन होगा तो उस पर्टिकुलर यूज़र को वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, राइट। इससे हुआ क्या कि चाहे S1 सर्वर ने इस टोकन को जनरेट किया है, S2 सर्वर ने इस टोकन को जनरेट किया है, S3 सर्वर ने टोकन को जनरेट किया है, राइट। कोड तो तीनों में सेम ही लिखे हुए हैं। और लोड बैलेंसर किसी भी सर्वर पे अगर उस रिक्वेस्ट को राउट करे तो क्योंकि ये टोकन ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर है और सर्वर को भी पता है कि ये टोकन क्लाइंट से आया हुआ है, दोनों टोकन को मैच करते हैं, राइट। जो यहाँ पे क्लाइंट से टोकन आया है हमारे पास, उन टोकन को यहाँ पे मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते समय वो टोकन भेजता है, तो टोकन अगर ये सर्वर पे आया, राइट, तो सबसे पहले ये डेटाबेस से ये सर्वर फेच करेगा इस टोकन को
और क्लाइंट का टोकन और जो डेटाबेस में स्टोर टोकन है उसे मैच करता है, और उस मैच करने के दौरान अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, वो दोनों टोकन सेम होते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर यूज़र को कुछ ना कुछ रिसोर्स रिटर्न करके दे देते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मैकेनिज़्म यही चलता है, स्टेटलेस होने के बावजूद भी हम एक तरीके के स्टेट मेंटेन करते हैं। लेकिन वो स्टेट कहाँ पे मेंटेन होता है? वो हमारे सर्वर में मेंटेन नहीं होता है, वो हमारे डेटाबेस में मेंटेन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि क्लाइंट भी एक तरीके से अपना सेशन मेंटेन करके रखता है। ठीक है, लेकिन इन सिनेरियो के कारण ही हम पूरा का पूरा यूज़र के ऑथेंटिकेशन को ट्रैक कर पाते हैं, यूज़र को ट्रैक कर पाते हैं, राइट। इसीलिए HTTP स्टेटलेस होने के बावजूद भी हम एक तरीके से यूज़र के स्टेट को मेंटेन कर पाते हैं। तो अब आपका सवाल ये आएगा कि ये भी तो हो सकता है कि इस टोकन को यूज़ करके कोई अदर क्लाइंट इस पर्टिकुलर क्लाइंट के रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये होता है नॉर्मली। इसके लिए अलग सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, अलग तरीके से इसको सिक्योरिटी प्रिवेंशन के थ्रू हैंडल किया जाता है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर ये टोकन इस क्लाइंट को मिल जाए तो इस क्लाइंट ए के बिहाफ पे इसी टोकन को रिक्वेस्ट करके क्लाइंट ए की डिटेल्स को एक्सेस किया जा सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। हम बहुत तरीके के सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं, हम कुकीज़ में सेट करते हैं, हम HTTP हेडर्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम डोमेन के तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ही अगर ये टोकन होगा तो ही हम एक्सेस कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम प्रिवेंट करते हैं। तो ये अलग एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है। लेकिन मोटा मोटी यहाँ पे ये समझने की बात है कि जब HTTP स्टेटलेस है तो कैसे यहाँ पे एक यूज़र का स्टेट मेंटेन हो रहा है। ठीक है, इसलिए HTTP स्टेटलेस होने के बाद भी क्लाइंट को मैनेज कर पाता है, क्लाइंट को ऑथेंटिकेट कर पाता है, राइट। क्योंकि वो टोकन बेस ऑथेंटिकेशन करता है, सेशन बेस ऑथेंटिकेशन करता है, राइट। और इस तरीके से पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर यूज़र का स्टेट मेंटेन होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज के इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस यही था कि HTTP स्टेटलेस क्यों है और स्टेटलेस होने के बावजूद भी कैसे वो यूज़र को मैनेज कर पाता है, कैसे वो एक तरीके से स्टेट को मेंटेन कर पाता है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।